सांख्यिकी से जुड़ने वाले हर विद्वज्जन को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, वंदन। आज जो कुछ हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह है प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, समंकों की प्रस्तुति और व्यवस्थापन। समंक क्या हैं, कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, इनको आंकड़े भी कहा जाता है, किस काम आते हैं, इन सब पर हम सूक्ष्म विचार करेंगे। साथ साथ प्रमुख रूप से हम ध्यान देंगे कि इसका समंक का आशय क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और इसकी हमारे जीवन में महत्ता क्या है। तो आइए प्रस्तुत करते हैं समंकों की प्रस्तुति और व्यवस्थापन। सबसे पहले लेते हैं इसके आशय को, अर्थात मीनिंग को। सामान्यतः समंक गुणों के उस संख्यात्मक मान को कहा जाता है जिससे शुद्धता के एक उचित विधि द्वारा गिना जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तव में समंक तथ्यों, गुणों, विशेषताओं आदि को प्रदत्त संख्यात्मक मान ही है। आप ये समझिए कि हमारे पास तीन सिस्टम MKS, FPS और CGS यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति और फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ये सारी की सारी विद्यमान है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मापने के लिए इनसे काम नहीं चलाया जा सकता। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की दयालुता नापनी है, क्रूरता नापनी है, या प्रेडिक्शन करना है, या किसी विशिष्ट विचार का किसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सबको अगर मापना होता है तब फिर हम क्वेश्चनायर बनाते हैं या स्टैंडर्ड टेस्ट बनाते हैं और इसके आधार पर हम उसका मापन करते हैं। लेकिन इन टेस्ट में, इन क्वेश्चनायर में होता क्या है, वो सारी बातें जो कि आपके द्वारा हम पूछते हैं, आइटम एनालिसिस करके जो हम एक चार्ट बना लिए होते हैं और उस पर जो आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं उनको हम आंकिक मान प्रदान करते हैं और फिर आंकिक मान प्रदान करके जो हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, जो हम आपसे इकट्ठा करते हैं, वही तो है समंक। आइए हम विचार करते हैं समंक की अवधारणा और इसकी परिभाषाओं पर। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ डाटा। समंक के बारे में कहा जाता है कि समंक खुद तो झूठे हो सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते। आप डाटा कलेक्शन में बेईमानी कर सकते हो, गलत लिख सकते हो, लेकिन जो डाटा आपका आया है वह डाटा सही निर्णय ही लेगा। इसलिए हम सही ढंग से डाटा कलेक्शन करें और सही ढंग से उसका रिप्रेजेंटेशन करें। यह वर्तमान शोध व्यवस्था की रीढ़ है। समंक की परिभाषाओं को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध विचारक हुए हैं बाउले। क्या कहते हैं वो? उन्होंने कहा कि समंक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों के संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सके। आप देखिए इनकी परिभाषा कितनी सरल है और कितनी बोधगम्य है कि समंक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों के संख्यात्मक विवरण है। इन्होंने ये तय कर दिया कि आप जो अनुसंधान कर रहे हैं उसी ट्रैक पर हमें चलना है, भटकना नहीं है, और उसी से संबंधित विवरण है। और विवरण कैसा है? संख्यात्मक, जिन्हें कि एक दूसरे से संबंध किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आप कंपेरिजन कर रहे हैं या आप एक दूसरे के संबंध में क्या एक का दूसरे प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भी हम कलेक्ट करके लाते हैं उसे संख्यात्मक मान प्रदान करते ही हैं और उसे ही हम समंक कहते हैं। इसको आंग्ल वर्जन इसका सुन लीजिए, इसका अंग्रेजी अनुवाद कि डाटा आर न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च which can be kept in relation to each other। बहुत सुंदर परिभाषा है। एक और विचारक हुए हैं वेबस्टर महोदय। वेबस्टर महोदय इन समंक के संदर्भ में क्या कहते हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। इन्होंने कहा कि एक राज्य के लोगों की स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्य या सूचनाएं समंक होते हैं, विशेषकर वे तथ्य जिन्हें संख्याओं में या उन संख्याओं की सारणियों में या किसी भी रूप में सारणीकृत या वर्गीकृत कर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब देखिए इनकी परिभाषा भी बहुत अच्छी है और जो भी शोधार्थी हैं या जिन्होंने डिसर्टेशन किया है या जिन्होंने टेस्ट लगा करके कोई मान निकालने का प्रयास किया है या जो किसी भी तरह से सांख्यिकी से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं इन टेबल्स का योगदान।
इन टेबल्स के माध्यम से किस तरह से कितनी लंबी व्यवस्थाओं को हम बहुत शॉर्ट में दे पाते हैं और एक दूसरे का कंपैरिजन कर पाते हैं और विभिन्न चीज़ों को टी टेस्ट से लेकर एफ टेस्ट तक ज्ञात करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सारा कुछ मीन मीडियन मोड वगैरह सब इन्हीं सारणियों के माध्यम से ही हम निकालते हैं और हम एक अनुमान लगाते हैं और एक सही तथ्य तक पहुंचते हैं कि हाँ हमारी ये हाइपोथेसिस सफल हो रही है या असफल हो रही है। तो इन्होंने सारी बात बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से कह दी है। एक बार पुनः देखते हैं कि एक राज्य के लोगों की स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्य या सूचनाएं समंक होते हैं, विशेषकर वे तथ्य जिन्हें संख्याओं में या उन संख्याओं की सारणियों में या किसी भी रूप में सारणीकृत या वर्गीकृत कर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसका आंग्ल अनुवाद देखते हैं कि डाटा आर क्लासिफाइड फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ ए स्टेट, स्पेशली दोज फैक्ट्स which can be presented systematically in numbers or in tables or those numbers or by tabulating or classifying them in any form। बहुत सुंदर परिभाषा। एक और विचारक हुए हैं होरेस सेक्रेस्ट, इन्होंने अपनी परिभाषा दी और इनकी परिभाषा को उस काल में श्रेष्ठ परिभाषाओं में गिना गया। क्या कहते हैं होरेस सेक्रेस्ट, आइए इस पर विचार करते हैं। समंक तथ्यों के उन समूहों को कहा जाता है जो विविध कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जिन्हें संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, जिनकी गणना और अनुमान यथोचित परिशुद्धता के स्तर तक की जाती है। आप समझिए कि जो आपने एरर्स देखी होंगी, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, और उसके बाद परिशुद्ध परिणाम देखे होंगे, तो वहां तक ये अपनी बात को ले गए हैं कि जो संख्यात्मक मान हम इकट्ठे करते हैं उन अंकों के आधार पर हम परिशुद्धता के उस स्तर तक पहुंच जाते हैं। जब हम कहते हैं 98 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब कि उसके सही होने की संभावना 98%। तो आप समझिए इस स्तर तक हम पहुंच जाते हैं और यह सारा का सारा खेल समंकों का है। आइए होरेस सेक्रेस्ट की इस परिभाषा का आंग्ल अनुवाद देखते हैं। Data are those groups of facts which are influenced to a sufficient extent by various causes and which are expressed in numerical form and which can be calculated and estimated to a reasonable level of precision। बहुत अच्छे शब्दों में इन्होंने भी अपनी बात को समझाया है और इन सारी परिभाषाओं के आलोक में समंक की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि समंक पूर्व उद्देश्य के आधार पर प्राप्त वे आंकिक मान हैं जिन्हें तुलना हेतु, विश्लेषण हेतु या शोध के अन्य उद्देश्य हेतु प्रयुक्त करते हैं। इनके द्वारा संक्षिप्त सारणी के माध्यम से सरलतम रूप से क्लिष्ट तथ्यों को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। आप समझिए कि जिस समय हम समंक इकट्ठे कर रहे होते हैं उस समय जब हम आश्वासन दे रहे होते हैं कि आपके द्वारा प्रदत्त सूचनाएं केवल हमारे तक रहेंगी और हम इनका कहीं भी किसी को बताएंगे नहीं, तब वह संतुष्ट होता है और यह जो कुछ भी वो कह रहा होता है वह अंततः अंकों में परिवर्तित हो जाता है। और अंकों में परिवर्तित करने की यह प्रोसेस जब हम पूरी करते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ हमने डाटा कलेक्शन कर लिया है, हमने समंकों का संग्रहण कर लिया है, हमने आंकड़े इकट्ठे कर लिए। अब इसके बाद शुरुआत होती है उस यात्रा की जिससे कि हम उस उद्देश्य तक पहुंचते हैं जिस उद्देश्य के लिए हमने इस क्रिया को किया था। तो आप समझिए समंक वो महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि शब्दों में बयां बात को अंकों में बदलते हैं और अंकों में बदलकर हमें हमारे उद्देश्य तक, हमें हमारे अभीष्ट तक, हमें हमारे शोध के परिणाम तक ले जाते हैं। तो ये बात हुई मीनिंग की, यानी कि समंकों का क्या आशय है और क्या उसका मीनिंग है, डेफिनेशन है, ये बात इसमें स्पष्ट हो गई। अब हम विचार करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात भी इसमें स्पष्ट हो गई, इसकी महत्ता क्या है, आंकड़ों की महत्ता क्या है और यह आंकड़े का क्या योगदान है इस दुनिया में। इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा। वर्तमान युग विविध साधनों से युक्त है, लेकिन फिर भी यहाँ अधिकांश लोग समय की कमी का रोना रोते हैं। ऐसे समय में
समय को बचाने वाली व्यवस्था जो भी होगी वह लोकप्रिय हो ही जाएगी। और ऐसा ही एक उपागम है समंक। समंकों ने संपूर्ण विश्व की प्रगति का विशेष आधार तैयार किया है। इसकी महत्ता को अगर हम क्रम देना चाहें तो व्यवस्थित रूप से, वैज्ञानिक रूप से इस तरह से क्रम दिया जा सकता है। सबसे पहली बात कि उद्देश्य के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू पर्पज। इससे हमारा सारा का सारा भटकाव रुक जाता है। और चूंकि हमने क्वेश्चनर पहले से डेवलप कर रखी है, हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट है तो वो टेस्ट पहले से तैयार है। और यहाँ तक कि अगर हम अचीवमेंट टेस्ट की बात करें जो क्लासरूम में अप्लाई करते हैं तो वह भी पहले से तैयार है। और उनके आधार पर हमारा सारा भटकाव रुक जाता है। अगर अचीवमेंट टेस्ट बनते हैं तो उसमें कोर्स को ध्यान में रखा जाता है, और अगर शोध के लिए कोई टेस्ट बनता है तो शोध की फील्ड क्या है उस फील्ड को ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह से यह उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं और यह इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, सारा भटकाव रोक करके सीधे उद्देश्य की ओर। जिस तरह के अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई पड़ रही थी, उसी तरह से शोधार्थी को केवल अपना उद्देश्य दिखाई दे रहा होता है। अगली बात, वर्गीकरण द्वारा व्यवस्थित प्रदर्शन, सिस्टमैटिक डिस्प्ले बाय क्लासिफिकेशन। आप ये समझिए कि ये जो सिस्टमैटिक डिस्प्ले है ये इतना अच्छा होता है कि एक बार देखते ही सब कुछ हमारे ध्यान में आ जाता है। आपने बार चार्ट देखे होंगे, पाई चार्ट देखे होंगे, एक वृत्त में कलर देखा होगा कि इस विषय वस्तु के प्रति इतने लोग हाँ कह रहे हैं तो उसे एक कलर से दिखा दिया, इतने लोग ना कह रहे हैं तो उसे दूसरे कलर से दिखा दिया। और अगर मान लीजिए 5 पॉइंट स्केल है तो उसे अलग अलग तरह से प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न आय चित्रों को आप देखा हो, जिसे एक निगाह डालने के बाद समंकों का खेल समझ में आ जाता है कि कितनी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये करना और इसका वर्गीकरण करना, जो डाटा बिखरे हुए हैं उन डाटाज का अपना कोई मतलब नहीं होता। जब हम उसे वर्गीकृत कर देते हैं, उसे हम किसी ऐसे डिवाइडेशन करते हैं जिससे कि प्रगटीकरण आसान हो जाए, तब वह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वर्गीकरण द्वारा व्यवस्थित प्रदर्शन समंकों के कलेक्शन के बाद ही संभव है। अगर वह बिखरा हुआ समंकों का कलेक्शन हम नहीं करेंगे तो हम उनका वर्गीकरण भी नहीं कर पाएंगे। तो समंकों में ये बहुत बढ़िया गुण है कि उन्हें हम इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं और सब लोगों के लिए अधिगमनीय बना सकते हैं। अगली बात, विश्लेषण सुगम, एनालिसिस मेड इजी। जो एनालिसिस है, कंपैरिजन है, जो उसके बारे में विश्लेषण करना है, वह कितना सरल हो जाता है। जब हम टी टेस्ट लगाते हैं और पाते हैं कि हाँ यह जो है इसमें सार्थक अंतर है और इसमें सार्थक अंतर नहीं है, तो हमारी हाइपोथेसिस पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से रिजेक्ट हो जाती है या स्वीकार हो जाती है। तो आप समझिए कि विश्लेषण को बहुत ही सुगम बना दिया है। और एक तरह से अगर हम ये कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में से क्रांति आ गई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगली बात, तुलनात्मक विवेचन संभव, कंपैरेटिव एनालिसिस पॉसिबल। जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं और सामान्य रूप से ऐसे देख के करें तो हमारे दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ेगा, हम कैसा सोचते हैं इसका प्रभाव पड़ेगा, और इस तरह से निर्णय भी फिर सही नहीं होगा। लेकिन जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं और उसके आधार पर कंपैरिजन करते हैं तो हम एक निश्चित उद्देश्य तक, निश्चित परिणाम तक पहुंचते हैं और वह परिणाम यथार्थ के बिल्कुल नज़दीक होता है या यथार्थ होता है। तो तुलनात्मक विवेचन भी समंकों के आधार पर संभव है और यह भी इसकी एक महत्वपूर्ण महत्ता है। एक और बात, प्रेडिक्शन, भविष्य कथन। इसके आधार पर हम भविष्य कथन कर सकते हैं कि अगर 50 बार इस तरह की स्थिति आने पर इस तरह का हुआ है तो 51वीं बार भी वैसा ही होगा, इसी की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। इस तरह से हम इन डाटा कलेक्शन के आधार पर जिस परिणाम तक पहुंचते हैं उसके आधार पर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, भविष्य कथन कर सकते हैं। ये इसकी बहुत ही सुंदर विशेषता है। एक और बात, अधिगम सरल। जब हमारे सामने टेबल होती है, जब हम विभिन्न डाटाज को बिखरा हुआ देखते हैं और उनको फिर हम टेबल्स में रख लेते हैं तो हमारे लिए ये समझना आवश्यक हो जाता है और सरल हो जाता है कि हाँ इसका ये कहना क्या चाहती है। तो समंक बोलते हैं और जो लोग भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें लगता है इसकी खूबसूरती समझ में आती है कि समंक वास्तव में साफ साफ बता देते हैं, केवल अपने आप को आपके सामने प्रदर्शित करके
कि हाँ ये समंक कह क्या रहे हैं। एक और बात, नीति निर्माण में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिसी मेकिंग। जब हम सर्वे कराते हैं किसी क्षेत्र का और किसी समस्या के समाधान के लिए जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं और उससे जुड़े हुए लोगों का केवल सर्वे किया जाता है और सर्वे के जो परिणाम आते हैं उसके आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं और फिर वो नीतियां सटीक होती हैं। अगर हम अचानक एक जैसी नीति पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे तो वो सफल नहीं होगी। किसी क्षेत्र विशेष के लिए किसी अलग तरह की नीति और किसी क्षेत्र विशेष में किसी अलग तरह की नीति ही सफल होगी। इसलिए नीति निर्माण में इस समंकों का बहुत बड़ा योगदान है। एक और बात, राज्य व्यवस्थापन में योग, कंट्रीब्यूशन इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रहा है, ये कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सफल हो गया, ये कहा जा रहा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन पहले की तुलना में बहुत अच्छा है। तो इन सब का आधार क्या है? इन सब का आधार वही डाटाज है कि हाँ पहले कितनी सड़क बनी थी, अब कितनी सड़क बनी है, कुल कितने किलोमीटर बनी, तो तुलना भी की जा सकती है और उनकी क्वालिटी कैसी है इसकी भी तुलना की जा सकती है। इस तरह से ये तो केवल सड़क की बात है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रुग्णता के क्षेत्र में और आर्थिक आय बढ़ने के क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्रों में हम इस तरह का सर्वे के माध्यम से आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं और उन आंकड़ों का विश्लेषण करके हम एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कर सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसमें बहुत सारे तथ्य आ जाते हैं, बहुत सारे विचार आ जाते हैं, वह बिंदु है समस्या समाधान में सहायक, हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम कोई भी हो, पहले तो ये समझ लिया जाए कि प्रॉब्लम होता है क्या। समस्या जो है वह यह है कि जो रिसोर्स हैं और जो हमारे साधन हैं, जब तक इनमें डिफरेंस बना रहेगा तब तक समस्या बनी रहेगी। तो समस्या और साधन को बराबर करना है और समस्या और साधन को बराबर करने का तरीका क्या है कि हम डाटा कलेक्ट कर लें कि समस्या कितनी है और साधन कितने हैं। और जब हम डाटा कलेक्ट यानी कि समंक का इस्तेमाल करते हैं तभी हम ये तय कर पाते हैं कि हाँ समस्या है या खत्म हो गई, ये समस्या है तो कितनी है, कितने समय में पूरी होगी। तो समस्या समाधान में ये समंक गजब का हौसला अफजाई करते हैं और गजब का काम करते हैं। इससे निश्चित रूप से हम समस्या के समाधान तक पहुंच पाते हैं और इसके लिए पूरे जो भी जनमानस है सभी को समंकों का धन्यवाद कहना ही पड़ेगा। अगली बात है सामान्य ज्ञान के स्तर में वृद्धि या जनरल नॉलेज अपग्रेडेशन। हमारे जो सामान्य ज्ञान है वह हम अगर मान लीजिए बहुत सारी पंक्तियां पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हमें कुछ बातें स्मृति में रह जाती हैं, कुछ बातें भूल जाती हैं और इससे फिर जो है हम अंततः एक गुत्थम गुत्था जब विचार हो रहे होते हैं तो निर्णय कहीं दूर होता है। लेकिन जब डाटा का प्रेजेंटेशन होता है तब बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि अच्छा ये स्थिति थी, इतने बालक हैं, इतनी बालिका हैं, इतने प्रतिशत के 60% से ज़्यादा हैं, इनके 60% से कम। मतलब समंक बहुत साफ बोलते हैं और बहुत निष्पक्ष बोलते हैं और जो एक से बोलते हैं वही दूसरे से बोलते हैं। अगर मान लीजिए उन डाटाज को हमने देखा है तब हम भी जो उसी निष्कर्ष पहुंच रहे हैं, दूसरा कोई देखेगा उन डाटाज को तो वह भी उन्हीं परिणामों तक पहुंचेगा। तो आप देखिए समंक कितने स्पष्टवादी हैं और इससे हमारे जो सामान्य ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती है कि इस समय की स्थिति ये है। अगर वो डाटा राज्य से संबंधित है तो राज्य के संबंध में जानकारी मिल रही है, अगर वह शुगर के प्रोडक्शन से संबंधित है तो शुगर के प्रोडक्शन की जानकारी मिल रही है। यानी जिस क्षेत्र से संबंधित है उस क्षेत्र में वो हमारी मदद ही कर रहा है और बहुत कम में, बहुत संक्षिप्त रूप से बहुत ज़्यादा हमको बता रहा है। तो इस तरह से हमारे सामान्य ज्ञान के स्तर में इससे बहुत बड़ा उन्नयन होता है और इस उन्नयन के लिए हम सभी ऋणी हैं जिन्होंने भी इस व्यवस्था को शुरू किया और इस तरह से डाटा कलेक्शन और डाटा कलेक्शन के बाद इतनी सारी प्रोसेस पहले अनुमान लगाने से जो शुरू हुआ था आज यथार्थ के इतने अधिक निकट है कि कोई भी राष्ट्र इससे अछूता नहीं है और जो राष्ट्र जितनी ऊंचाई पर है समझिए वहाँ पर समंकों का रिप्रेजेंटेशन और शोध कार्य उतनी ही प्रगति पर है। तो समंकों ने इस भौतिक दुनिया में तहलका मचा रखा है
और अध्यात्म के क्षेत्र में भी अगर आज हम गणना करते हैं, अगर आज हम किसी भी तरह का विश्लेषण करते हैं, विवेचन करते हैं, तो समंक हमारे सहयोग के लिए खड़े होते ही। तो निश्चित रूप से समंक या डाटा या आंकड़े ये विशेष धन्यवाद के पात्र हैं और हम इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यहाँ पर हमने जो कुछ भी कहा है यह आप YouTube पर एजुकेशन आचार्य पर देख रहे हैं, और अगर आप इसको लिखा हुआ प्राप्त करना चाहते हैं, आप इसकी PDF कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, तो educationacharya.com पर यह उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।